वेलकम टू चैनल। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट साइंस का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 27 नवंबर 2025 के सारे शिफ्ट का पेपर लगा चुके हैं और 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी साइंस का पेपर लगा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 28 नवंबर 2025 का साइंस का पेपर। चलिए पहला सवाल, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? ठीक है, प्लांट में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। प्लांट में जो है उसमें दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा जो है वह है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब विभिजोतक ऊतक और परमानेंट टिश्यू मतलब अस्थायी ऊतक। विभिजोतक ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है इसी के मेरिस्मेटिक टिश्यू में ही वृद्धि, इस टिश्यू में वृद्धि होती है। क्या? हाँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही वृद्धि होती है और यह हर जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो है हर जगह नहीं पाया जाता। जैसे ये पेड़ के तनों में पाया जाता है, तनों के ऊपर पाया जाता है, तनों के टिप पर, जड़ों के टिप पर। जैसे यह जड़ों के टिप पर पाया जाता है। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही विशिष्ट होते हैं। पौधों में वृद्धि केवल किस क्षेत्र में होते हैं? मेरिस्मेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्र में होते हैं, जिसके कारण जो है पौधों में वृद्धि होते हैं। ठीक है, तो और टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ठीक है, पादप कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति यह जो है कोई कोशिका है, ये कोशिका के बाहरी आवरण क्या कहते हैं? इसको सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। और इसके अंदर एक और लेयर होता है, इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी इसको कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है कोशिका भित्ति मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। सिर्फ ये प्लांट कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें पाया जाता है? यह प्लांट, जीवाणु, फंगी, कवक के चारों ओर होती है। कोशिका भित्ति जो है प्लांट, जीवाणु, कवक के चारों ओर पाई जाती है। पादप के चारों ओर जो सेल वाल पाई जाती है वह जो है वह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और जो है बैक्टीरिया के चारों ओर जो सेल वाल पाई जाती है वह पेप्टिडोक्लाइन से बनी होती है। किससे होती है?
पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और कवक में, फंगी में जो है, इसके चारों जो जो सेल वॉल पाई जाती है वो किससे बनी होती है? फंगी में, कवक में काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फंगी के चारों ओर जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वह काइटिन की बनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो जस्ता जो है वह आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है? ठीक है, तो पोषण की प्रक्रिया जो है, ये जो है, ये हमारा पेट है। ठीक है, ठीक है, ये हम पेट है, पेट, और यह छोटी आंत है। ठीक है, जब हम भोजन लेते हैं तो वह यहाँ से आते हुए ये छोटी आंत में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में पूरा पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जो हम भोजन खाते हैं वो पेट से आते हुए छोटी आंत में क्या होता है? पूरा पाचन हो जाता है। पाचन के बाद जो सरल पदार्थ मिलते हैं वे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो जो यहाँ पे सरल पदार्थ मिलता है वो किससे एब्जॉर्ब हो जाता है? ब्लड के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड के माध्यम से यह अलग अलग जगहों पर पोषण तत्वों का फ्लो होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। ब्लड के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पोषक तत्वों का फ्लो होना को ही हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वांगीकरण। ठीक है, पोषण नाल के अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है। वह क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? ब्लड के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पोषक तत्वों का फ्लो होना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या है? ठीक है, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। जब एथेनॉल को 473 के सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो C2H4 एथिन बन जाता है। एथिन बनता है और साथ में H2O
पानी बाहर निकलता है। ठीक है। और जो H2SO4 जो है यह किसका काम करता है? निर्जलीकरण का काम करता है। निर्जलीकरण का काम करता है। तो इसका आंसर होगा ए। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर जो है एथिलीन बनता है और साथ में H2O पानी बाहर निकलता है। इसको होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। परिपथ में कितनी धाराएं प्रवाहित होगी? तो एक जो सर्किट मान लीजिए यह जो है कितने 15 ओम, कितनी श्रेणी है? 15 ओम। और साथ ही इसमें जो है 5 ओम की एक और प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। ठीक है। इस सर्किट में यह जो है बैटरी है, इसे जोड़ा जाता है माइनस प्लस। जब करंट जो है इसे ऐसे प्रवाहित होती है, करंट ये प्रवाहित होते हुए बैटरी से कनेक्ट होती है। सर्किट जो है बैटरी से कनेक्ट होता है, करंट ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ तक आती है। ठीक है। तो कितना बैटरी कितनी वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? V I/R। V वोल्ट कितना दिया हुआ है? 12। ठीक। I समतुल्य रेजिस्टेंस कितना है? 15 और 5। समतुल्य रेजिस्टेंस मतलब दोनों का जोड़। समतुल्य रेजिस्टेंस कितना है? 15 5 20। तो परिपथ में धारा कितनी आएगी? 12/20। काटेंगे 3 चौक के 12 और 4 25 20। 3/5 इक्वल टू 0.6 ए आंसर। तो इसमें कितना दवाई प्रभाव है? 0.6 ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? ठीक है। मान लीजिए पेंडुलम है। ठीक है। यह गति करते यहाँ पर आता है कभी कभी और गति करते हुए यहाँ पर जाता है। ठीक है। तो क्या होगा? इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। जब स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा घट जाती है तब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भरोधक का क्या उद्देश्य है? ठीक है। तो इसमें प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भनिरोधक का क्या उद्देश्य है? अनियोजित गर्भधारण को रोकना। अनियोजित गर्भधारण को रोकना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाशीय किरण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक नंबर, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है? नहीं, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा नहीं होता है।
आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है? नहीं, आपतन कोण जो है निर्गमन कोण से बड़ा नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। हाँ, सही। जैसे ही प्रकाश की किरण जो है वह कांच में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल जो है वह कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो है सही है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। सही, आपतित किरण और निर्गत किरण जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 3 और 4 दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिघटन और कारण निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, अयांत्रिक तरंगे हैं, और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक अभौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग जो है, तरंग को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं। तरंग को हम लोग तरंग को वेव्स को हम लोग जो है वेव्स को हम लोग जो है तरंग को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं। एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगें। कुछ तरंग ऐसी होती है जिनको आगे जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे पानी या कोई कोई भी पदार्थ होना चाहिए। ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। ऐसी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और कुछ तरंग जो होती है उन्हें आगे जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो है वह शून्य में भी और निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है। हवा भी ना हो तभी वह क्या ट्रेवल कर सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ध्वनि तरंग अयांत्रिक तरंग नहीं, ध्वनि तरंग जो है वह क्या है? यांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग नहीं है। इसलिए जो पहला असत्य है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है वह माध्यम की आवश्यकता होती है। यह सही है। तो अभिकटन असत्य है, लेकिन कारण जो है वह सत्य। अभिकटन क्या है? असत्य, लेकिन कारण वह सत्य है। किसी ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, पानी, कोई भी पदार्थ हो, उसको संचरण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मुर्गी पालक ऐसे पंछी चाहते हैं जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? उसे जो है विदेशी और अस्थायी मुर्गी पालन का संकलन करना चाहिए। ठीक है, विदेशी और मुर्गी पालन का संचयन करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थॉमसन की परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जे थॉमसन नाम के एक व्यक्ति वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि एटॉम परमाणु क्या होते हैं? वह धनावेशित गोला होता है। इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है और परमाणु धनावेशित गोला है, और इनके बीच में नेगेटिव चार्ज होता है। इन पर क्या होता है? ये धनावेशित होता है और इनके बीच में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके आंसर का इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है? धनावेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। ये जो है
स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा कण सत्य है? इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ग्रान लॉन्ग सूचक का उपयोग किसी यौगिक की अम्लता या क्षारीयता की प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। और तिल ग्राम सूचक है, लौंग का तिल जो है ग्राम सूचक है। ठीक है, इसका सवाल जो यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राम सूचक होते हैं। लौंग का तिल क्या ग्राम सूचक है? हाँ, लौंग का तिल जो हुआ, लौंग का तिल क्या होता है? वह ग्राम सूचक है। लौंग का तिल क्या है? वह ग्राम सूचक है। ठीक है, सही है। और ग्राम सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लता क्षारीयता की जांच के लिए किया जाता है। कटिल का एक ग्राम सूचक है। ठीक है, लौंग का सूचकों का लौंग सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लता क्षारीयता की जांच के लिए किया जाता है। हाँ, जांच के लिए किया जाता है। और तिल का उपयोग किसी यौगिक सूचक, लौंग का तिल जो है तिल का उपयोग किसी भी यौगिक की सूचना की जांच के लिए किया जाता है? नहीं, किसी भी यौगिक की सूचना की जांच के लिए लौंग का तिल का उपयोग नहीं किया जाता है। लौंग जो है वो ग्राम सूचक, यह बात सही है। और सूचकों का लौंग सूचकों का उपयोग जो है, लौंग सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लता या क्षारीयता की प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। यह एकदम सही है। और जो लौंग का तेल का उपयोग किसी भी यौगिक के शुद्धिकरण के लिए किया, जांच के लिए किया? नहीं, किसी भी शुद्धिकरण के लिए लौंग के तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे जो है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार का प्रभाव ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। मान लीजिए कोई जहाज जो है, जहाज को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वो अपने भार से बेसी क्या करता है, जल को हटाया था, इसलिए वह पानी में नहीं डूबता है। लेकिन जो है एक लोहे की कील को हम लोग अगर पानी में एक कील को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, वह क्या होता है? पानी में डूब जाता है, क्योंकि वो अपने भार के हिसाब से पानी को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए पिंड का द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर ही बल लगता है। अगर पिंड के विस्थापित जितना इसका भार है उसके हिसाब से विस्थापित द्रव के बराबर ऊपर ही बल होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? ठीक है, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है, अन्य शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां जो महिलाएं लेती हैं, उनसे क्या होता है, उनसे लेने से जो है उनको ओवम से एक बाहर नहीं आता है, उनको ओवम से एक जो है
एग बाहर नहीं आता है, उनमें उससे जो है गर्भ धारण करने की नहीं, इससे हुआ जिससे वह गर्भ धारण नहीं कर पाती। लेकिन ये जो हार्मोन जो गर्भ निरोधक गोलियाँ है, इनसे जो उनके शरीर में कुछ चेंज हो जाता है, जो आगे चलकर क्या होता है, दुष्प्रभाव होता है। इसलिए प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को, ये गर्भ निरोधक गोलियाँ जो है प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को बाधित करती है और अन्य सारी क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटम जो एक साथ होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन का एटम जो है एक साथ होता है। हाइड्रोजन का एटम जो एक साथ होता है, हाइड्रोजन का भी एटम भी एक साथ होता है, हाइड्रोजन का भी एटम एक साथ रहता है, हाइड्रोजन का एटम भी एक साथ रहता है। और क्लोरीन का एटम भी एक साथ रहता है। पर हीलियम जो है इसका एटम एक साथ नहीं रहता है। इसलिए जो है प्राकृतिक अणु में जो हीलियम जो है प्राकृतिक अणु में विद्यमान नहीं होता है। हीलियम जो है प्राकृतिक अणु में विद्यमान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रव तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी पदार्थ जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठोस में पार्टिकल जो बहुत पास होते हैं, ठोस में पार्टिकल जो है क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। और लिक्विड में पार्टिकल जो कुछ दूर दूर होते हैं। और गैस में पार्टिकल जो है वह दूर दूर होते हैं। जब इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो क्या होता है, यह कुछ गैप इनका कम हो जाता है। ठीक है, तो गैसों के कण शीतल रूप से संकुचित होते हैं और उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होता है। गैसों में जो है कण जो है ठोस में कंप्रेस करने पर इसमें तो ऑलरेडी पहले से कम गैप है, तो ये हल्का जाएगा। लिक्विड उससे थोड़ा है, लिक्विड उससे गैस ठोस से थोड़ा कम दूर है, उसको भी कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा कम होगा। और गैस का जो है पार्टिकल जो है बहुत दूर होते हैं। तो गैसों के कण शीतल रूप से संकुलित होते हैं, तो उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होता है। उनमें जो अंतराण्विक अंतराल क्या होता है, वह अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, कौन सा रोग जो है यौन संचारित जीवाणु के कारण होता है। सुजाक जो है यह यौन संचारित रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, एसटीडी क्या है, सेक्सुअल एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, सेक्स के माध्यम से जो डिजीज होती है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। कुछ डिजीज जो है वह बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, वह है एसटीडी। इसको क्या कहते हैं, गोनोरिया। सुजाक जो है यह जो है बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। और सिपिलिस भी जो है, सिपिलिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह भी जो है एसटीडी के कारण होता है, एसटीडी से होता है। ठीक है, और एसटीडी से होता है। और एचआईवी जो है यह भी जो है एसटीडी डिजीज है, लेकिन यह वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। एचआईवी जो है यह सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन यह बैक्टीरिया से ना होकर वायरस होता है। और वाट्स ये भी जो है सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यह भी जो है सेक्स एसटीडी बीमारी होता है, यह भी जो है बैक्टीरिया से होता है।
नहीं, वाट से, जो बैक्टीरिया से ना होकर किससे होता है, वायरस से होता है, वायरस से HIV एड्स भी वायरस से होता है, और वाट्स भी क्या होता है, यह वायरस से होता है। लेकिन टाइफाइड जो है यह एस टी डी डिजीज नहीं है। यह जो है यह भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन यह STD डिजीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गोली लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? एक गोली लेंस के वृत्ताकार व्यास के प्रभावी व्यास को जो है द्वारक, प्रभावी व्यास को जो है द्वारक या एपेचर कहते हैं। एक गोली लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को द्वारक या एपेचर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? ठीक है, वनरोपण जो है यह बांधों का परिणाम नहीं है। मान लीजिए कोई बांध है, इसको बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जितने भी वन होंगे वह सब वन काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये निविड़ीकरण होगा, इसका परिणाम नहीं है। इसमें क्या बनाने में खर्चा होगा, और आर्थिक समस्या होगा। ठीक है, इससे क्या सामाजिक समस्या होगा, इससे वहाँ पर लोगों को, रहने वालों को परेशानी भी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वनरोपण, जो बांधों के परिणाम का वनरोपण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब 21 नंबर कार्बन यौगिक के संदर्भ में सांकेत श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? तो ये कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जो पार्श्व समूह बनाते हैं। कार्बन जो है परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, और यह पार्श्व समूह बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब एथिन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जब एथिन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 1,2-डाइब्रोमीथेन उत्पाद का निर्माण होता है। जब एथिन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 1,2-डाइब्रोमीथेन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? तो कोई वस्तु है, उसका जो है वह प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। यू जो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग क्या होता है, v। अंतिम वेग क्या होता है, v। तो v होता है। ठीक है, गति में जो है 3 समीकरण होते हैं। गति में क्या होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। एक समीकरण होता है v = u + a t, और दूसरा फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², और तीसरा फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। तो इसमें किस समीकरण में जो है अंतिम वेग नहीं है, तो इसमें जो है s = ut + ½ at² में जो है अंतिम वेग नहीं है। लेकिन फर्स्ट में अंतिम में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में सेकेंड में नहीं है, और थर्ड में है। तो इसका फॉर्मूला, इसमें अंतिम वेग नहीं है, s = ut + ½ at²। तो चलिए नेक्स्ट सवाल रखते हैं। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि इसका जड़ जो है कम होता है, क्योंकि इनकी इनर्शिया क्या होती है, कम होती है। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि इसका जड़ जो है कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन
सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, तो जो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो ये आज था हम लोग का, आज था 28 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का साइंस का सलूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक